नमस्कारम दोस्तों, सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज की क्लास में आज हम लोग लीक से हट के पहल करने जा रहे हैं। जी हाँ, कई साथियों ने हमको व्यक्तिगत स्तर पर मैसेज करके ये मांग की थी कि आगामी 12 फरवरी को होने वाली बिहार पीसीएस की प्री परीक्षा को केंद्र में रखते हुए अब तक बिहार पीसीएस के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सब का सल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाए। तो हम भी उनकी मांग से सहमत हैं साथियों। क्यों? क्योंकि अभी भी जो हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसीएस हैं वो अभी भी रिपीटेड क्वेश्चन के श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं। जी हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रत्येक स्टेट की प्री परीक्षा में। तो ऐसे में इनको बाईपास नहीं किया जा सकता है। तो क्यों पढ़ना है हमको पुराना पेपर? साथियों, प्रत्येक परीक्षा का एक लेवल होता है। होता ये है कि जो सजग और संजीदा अभ्यर्थी होते हैं वो पेपर की छोटी छोटी बारीकियों को, परीक्षा की छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ के चलते हैं। क्या होता है, पुराने पेपर को वो पढ़ते रहते हैं, उनकी स्टडी टेबल से पुराना पेपर हटता नहीं है दोस्तों। पुराना पेपर और सिलेबस, परीक्षा का सिलेबस और पुराना पेपर हटता ही नहीं है। तो होता यह है कि वो उनको पढ़ के एक लेवल बना लेते हैं। नया अभ्यर्थी क्या करता है, नया पढ़ने की फिराक में रहता है, उसको सब हरा भरा ही अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि वो उस लेवल को नहीं बना पाता है और कभी कभी उसका सामना भी हो जाता है उस अभ्यर्थी से जो पुराना पेपर पढ़ के बैठा रहता है। तो उसको ऐसे जज कर देता है कि ये तो भाई ऐसे ही हैं, किताब के मतलब लकीर के फ़कीर हैं, मुझको इनसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं। तो भैया, कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होने वाला है। प्री परीक्षा में फैक्ट को रटना एक कड़वा सत्य है। फैक्ट को नकार के आप प्री परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो उस लेवल को यदि आप नहीं मेंटेन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो अभ्यर्थी गंभीर है, संजीदा है, उससे आप नीचे ही रहेंगे। जितना भी नया पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर आ पाएंगे। लेकिन जो संजीदा अभ्यर्थी है वो क्या करेगा, थोड़ा सा नया और पढ़ लेगा और बड़े ही आराम से जाके सिलेक्ट हो जाएगा। प्री परीक्षा का जो दरवाज़ा है वो तोड़ देगा। बहुत बड़ा दरवाज़ा है दोस्तों, ये इसको हल्के में ना लीजिए। तो बिना ज़्यादा वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं बिहार पीसीएस का पूर्वावलोकन। और आपकी मांग के अनुरूप आगे और प्लेटफॉर्म को विस्तार दिया जाएगा। थोड़ा संसाधनों की कमी है साथियों। इसी तरह से प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। सब्सक्राइबर और व्यूज़ वगैरह बढ़ रहे हैं लगातार। काफ़ी उत्साहित हुआ हूँ हाल के दिनों में। और जो पीसीएस को केंद्र में रखते हुए करंट अफेयर दे रहा था घटनासार का निचोड़ के नाम से, उसको जल्द ही कंटिन्यू करूँगा। संभवतः कल आपको वन लाइनर वाली वीडियो मिल जाएगी। और जो प्रेम आपने दिया उसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। भारत में दोस्तों पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चारों विकल्प नहीं बोलूँगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं कृषि के? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहाँ पर एक स्थल था, उसका नाम था मेहरगढ़। वहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। तो ये स्थल कितना पुराना था? 7,000 से 5500 ईसा पूर्व। लेकिन हाल की जो नवीनतम खोजें हैं उनके आधार पर साथियों इससे भी पुराना एक स्थल मिल गया है। उसका नाम क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में नाम है उसका लहुरा देव नामक स्थान है। लेकिन यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे, कहाँ से? मेहरगढ़ से। और लहुरा देव से साथियों क्या है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। तब यदि दोनों विकल्प में रहें तब आपको लहुरा देव को करके आना है और मेहरगढ़ को छोड़ देना है। यदि लहुरा देव ना हो तब मेहरगढ़ को करके आना है। इसके साथ ही साथियों चावल के साक्ष्य और कहाँ मिले हैं? कोलडीहवा से मिले हैं। कोलडीहवा दोस्तों कहाँ है? प्रयागराज में बेल नदी के तट पर है। यहाँ से भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फिर है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो साथियों ऐसा काल जिस काल की संस्कृति ने पाषाण और तांबे दोनों का प्रयोग करके औजारों का निर्माण किया, कैल्कोलिथिक संस्कृति कहलाई। और वह युग कैल्कोलिथिक युग कहलाया। याद रखना है।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो याद रखना है लाल मिट्टी में लाल रंग का उपयोग हुआ है, याद रखना है। फिर है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अब होना चाहिए तो पड़ती है, तो याद रखना है आद्य ऐतिहासिक युग में साथियों। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है साथियों। इस समय का मानव जो था वो ना लिखना जानता था और ना पढ़ना जानता था। यह जो है कालखंड, इतना याद मत रखिएगा, 2500 से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है इसके बाद का, क्योंकि साथियों यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। जी हाँ, वो लोग जानते तो हैं, लिखना पढ़ना भी जानते थे, लेकिन हमने उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको अभी तक नहीं पढ़ पाया है। तब हमने ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक मतलब आधा ऐतिहासिक माना है, आद्य ऐतिहासिक काल का दर्जा दिया है, तो याद रखना है। प्रागैतिहासिक काल मतलब जहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिलते लिखाई पढ़ाई के, आद्य ऐतिहासिक काल जहाँ पढ़ाई लिखाई के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन हमने उस सामग्री को नहीं पढ़ पाया। जैसे सिंधु सभ्यता, उनकी लिपि को हम अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो वह जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कही जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। तो पक्की ईंट से बनी इमारत। जी हाँ, यदि इस साथियों पक्की ईंट से बनी इमारत जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, लेकिन अक्सर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें विकल्प में रहता है नगर नियोजन। तो नगर नियोजन भी मिले और पक्की ईंटों से बनी इमारत भी मिले, तब नगर नियोजन को करके आना है। और पक्की ईंटें जो हैं जिप्सम और मोर्टार के द्वारा जोड़ी गई थी, यह भी हमको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जी हाँ, बंदरगाह नगर लोथल है साथियों, बी वाला ऑप्शन सही है। यह जो है गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में है और भोगबा नदी पे है। दोनों चीज़ें याद रखनी है और इसकी खोज भी याद रखनी है, जो कि इन्होंने इसमें नहीं दिया है। RS बिष्ट ने लोथल की खोज की थी, RS बिष्ट। ये भी पूछ लिया जाता है, नदी भी पूछ ली जाती है और स्थल भी पूछ लिया जाता है। यह एकमात्र ऐसा सैंधव सभ्यता का स्थल था जिसके दरवाजे जो थे मेन रोड पे ना खुलकर दोस्तों जो गलियां थीं उनमें खुलते थे। तो ये बंदरगाह नगर है। हाल में करंट अफेयर में हमने पढ़ा है, निचोड़ में पढ़ा है कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर समुद्री विरासत स्थल की आधारशिला रखी है या फिर उसको खोलने की, उसकी स्थापना की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो पुनः लोथल ही होगा। फिर निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा मित्रों एक प्रकार की मिट्टी होती है, उसको साना जाता है फिर उसको आग में पकाया जाता है, तो उसको टेराकोटा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर इस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाता है। तो हरियाणा के फतेहाबाद में बनावली से मिला है। जी हाँ, मिट्टी को पहले साना होगा फिर बनाया गया होगा, बनाने के दौरान जो बना वही बनावली, और बनाने के दौरान जो बना क्या हल बना, और कहाँ बनावली में बना। इस तरह से याद रखिएगा जोड़ के भैया। फिर है निम्न में किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तब कालीबंगा में मिले हैं भैया। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा साथियों हनुमानगढ़ जिला जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा देखो, बंगा में अंत में गा है और गा के बाद घा आता है, तब बंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। यहाँ से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं दोस्तों। फिर गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। गोदीबाड़ा जहाँ जहाज वगैरह की मरम्मत होती उसको गोदीबाड़ा कहते हैं। बनावली से पक्की मिट्टी से बने हल अभी हम ऊपर भी पढ़े हैं, साक्ष्य मिले हैं। हल ही मिला है, साक्ष्य क्या मिले? पूरा हल ही मिल गया है। तो याद रखना हल और जुता हुआ खेत दोनों एक जगह नहीं मिले हैं, फिर मार के चले आओ। हल अलग मिला है दूसरे राज्य में और जुता हुआ खेत दूसरे राज्य में। जुता हुआ खेत भैया राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान भी है, और हल कहाँ मिला है? हरियाणा में मिला है। तब कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगेगा। इसी तरह से जोड़ते हुए अपने आप ट्रिक, ये फर्जी लोग वीडियो डालते रहते हैं, उस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है जिसको आपको याद करने में एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो ऑटोमेटिक
यदि आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो ट्रिक अपने आप बनते चले जाएंगे। लॉजिक होना चाहिए ट्रिक में। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो याद रखना है कौन नहीं है संबंधित दोस्तों। B.A. स्मिथ संबंधित नहीं है, बाकी दयाराम साहनी भी संबंधित हैं और माधव स्वरूप वत्स भी संबंधित हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, वो भी संबंधित हैं। ए घोष भी संबंधित हैं। J.P. जोशी, अर्नेस्ट मैके, K.N. दीक्षित, ये सभी सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं, लेकिन B.A. स्मिथ संबंधित नहीं है। यह एक इतिहासकार थे, बस इतिहासकार ही थे दोस्तों। कई लोगों ने जो है कल जो घटनासार के निचोड़ में मैं बता रहा था, चीता और बाघ में पहली बार अंतर जान पाया। कई लोगों ने मैसेज किया, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। भोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। जी हाँ साथियों, एशिया माइनर, आज के ईरान के आसपास का क्षेत्र साथियों, वहाँ पर जो अभिलेख मिला है उस पर ऐसे नाम मिले हैं जो नाम हमारे ऋग्वेद में देवी देवताओं के भी होते थे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि हमारे जो आर्य हैं वह संभवतः वहीं से आए होंगे। तब क्या है, जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं के का वर्णन मिलता है, याद रखना है। तो कहाँ? बोगज का ही अभिलेख, याद रखना है। कौन कौन देवताओं के नाम मिलते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य इत्यादि के नाम मिलते हैं। फिर है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? बहुत ही प्रिय सवाल है, जरूर पूछ लिया जाता है आयोगों का। किस नदी के तट पे हुआ? तब परशुनी नदी के तट पर हुआ। जी हाँ, परशुनी नदी, जिसको वर्तमान में रावी के नाम से जाना जाता है। इसको 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं या फिर 10 राजाओं का युद्ध। इसमें साथियों भरत क्या, एक मिनट साथियों, भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। जी हाँ, सुदास एक तरफ अकेला था और 10 राजाओं का संघ दूसरी ओर था। और इस संघ में कौन कौन था? 5 तो जन थे साथियों। कौन कौन से, ये भी पूछ लिए जाते हैं। जब पीजीटी में सवाल पूछा जाता है तो इतनी गहराई से घुस के जाके पूछते हैं। अनु, दुहु, यदु, पुरु और तुर्वसु, और 5 लघु जनजातियों का समूह भी शामिल था। और इसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र, ये भी याद रखना है। तो ये जो सवाल जो है पीजीटी में पूछ लिया जाता है, टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है साथियों? 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में दोस्तों कुल 10 मंडल हैं, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। सोम से तात्पर्य, सोम एक रस है साथियों। आजकल के गानों में भी आप सुनते होंगे, सोम रस पिला दे मुझको, इस तरह से। तो वह एक ऐसा रस था साथियों जो शादी ब्याह या फिर किसी भव्य समारोह में ये आर्य लोग जो थे वो पीते थे। तो यही है साथियों सोमरस, नवा मंडल इससे संबंधित है। और साथियों ये जो है क्रम यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अंत में चलते हैं। दोबारा एडिट किया पीडीएफ को, काफ़ी मेहनत बर्बाद चली गई थी साथियों, फिर से किया है। हाँ, फिर से वहीं पहुँचेंगे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है दोस्तों? फिर से वही आया, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में चौथे मंडल में है, तो याद रखना तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। विश्वामित्र ने इसकी रचना की, ये भी पूछ लिया जाता है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखना वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? महर्षि कणाद हैं। वह जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन इसी दर्शन ने किया है, तो याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? कुंडाग्राम में हुआ है। जी हाँ, कुंडाग्राम या फिर कुंडलपुर वैशाली के निकट का एक क्षेत्र था दोस्तों। अब कैसे याद रखना है? कुंडल पहने वैशाली, वैशाली जो है कुंडल पहने हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम या फिर कुंडलपुर में हुआ। उनकी माता त्रिशला थी दोस्तों। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये गणराज्य भी पूछ लिया जाता है किसकी बहन थी इनकी माता, तो याद रखना है त्रिशला।
और यदि उनकी बात करी जाए गौतम बुद्ध की माता की तो महामाया थी। इनके पिता सिद्धार्थ थे, लेकिन गौतम बुद्ध उनका खुदा ही नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। और इनका जो जन्म तिथि है वह 599 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा भी अधिकृत है, मान्यता प्राप्त है। फिर है महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी दोस्तों? पावापुरी में हुई है इनकी मृत्यु साथियों। वैशाली के निकट कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ था। राजगृह के समीप है पावापुरी। जी हाँ, राजगृह में पावपुरी खाने को मिलता है। तो पूछा जाए पावापुरी कहाँ स्थित है, तो राजगृह में स्थित है। और जैन जो है साथियों कड़ी यातना के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो लॉजिक इस तरह से बनाया जा सकता है कि महावीर स्वामी ने जो है अंत में पावापुरी में पूरी खा के अपने शरीर का उत्सर्ग किया था। तो इस तरह से कुछ भी अपना जोड़ तोड़ के याद रखिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था साथियों? तो याद रखना जमाली, यह इनका दामाद भी था दोस्तों। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, यही प्रथम शिष्य था इनका। बाद में यह इनका विरोधी हो गया और इसने बहुरतवाद नाम का एक नया संप्रदाय बना डाला, उनके विरुद्ध ही खड़ा हो गया साथियों। गुरु गुरु और चेला शक्कर हो गया। 11 अन्य प्रधान शिष्य थे, इन्हें गणधर कहा जाता है। तो याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है गणधर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया था। जी हाँ, ये भी एक प्रकार का ग्रंथ है 12 अंग। तो इसका संकलन कब किया गया? जैन सभा में। तो एक 14 पूर्व, एक 12 अंग और उपांग भी होते हैं साथियों। तो ये ग्रंथ हैं, इनको किसी और संदर्भ में मत समझिएगा, रट लेना है इसको। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था साथियों? मतलब अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सभी जान रहे होंगे, सारनाथ में दिया था, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। 6 वर्ष की साधना के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको प्राप्ति हुई, तब ये बुद्ध कहलाए थे। फिर साथियों इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जी हाँ साथियों, इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और व्याख्या में इसकी देख लेते हैं। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार दोस्तों कौशल राज्य में हुआ है। कौशल नरेश जो थे प्रसेनजीत थे, इन्होंने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। और इसके बाद ये प्रचार करने के लिए, सारनाथ के बाद ये जब प्रचार करने के लिए पावा पहुँचे तो वहाँ पर चुंद नाम के लुहार ने इनको शुकर मद्दब मतलब शुकर का मांस दे दिया था और इनको रक्तसार पेचिश हो गई थी और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। और वेदना के बाद कुशीनगर या फिर कुशीनारा में इन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। और कब? 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की अवस्था में। इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। पेचिश और किनको हुई थी साथी? मुगल सल्तनत में अकबर को, महान सम्राट, पेचिश से निपट गया। पेचिश को ही अतिसार कहते हैं, रक्तातिसार। रक्तातिसार साथियों यहाँ पे पेचिश नहीं, वो अतिसार होता है, ये रक्तातिसार। रक्त जो है अधिक मात्रा में स्रावित हो गया। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? याद रखना है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है दोस्तों। जो बौद्ध धर्म है उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया है, उसी को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम हैं और सुत्त पिटक में शिक्षाएं हैं, वचन है। अभिधम्म पिटक में दर्शन है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष जो है उजागर किया गया है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखना, सीधे पूछा जाएगा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। किसको किसको जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, तीनों को मिला के ही जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन, जी हाँ, अहिंसा
धर्म ही अहिंसा पर चलने की बात करते हैं, वेदों के प्रति दोनों ही उदासीन हैं और रीति रिवाजों की अस्वीकृति करते हैं, खंडन करते हैं ये। लेकिन साथियों, मोक्ष जो है दोनों में कॉमन है, दोनों धर्म जो है मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जैन धर्म जो है कड़ी तपस्या के द्वारा स्वयं का शरीर त्याग करके मोक्ष को पाने में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता है दोस्तों। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन विवादित प्रश्न है साथियों। तब सबसे पहले इसको लगाया था साथियों, अशोक ने इसको लगाया था। एक मिनट, ये वही पेड़ है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और इस वृक्ष को जो है शशंक ने निपटा दिया था। बाद में इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था दोस्तों। तो कुल मिला के कटने पिटने के बाद इसको पंचम पीढ़ी का माना जाता है, लेकिन आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ऐसा सवाल दोबारा नहीं पूछा जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो याद रखना है आजीविकों ने। आजीवक साथियों एक प्रकार का संप्रदाय बन गया था। अब ये 27 तक यहाँ हो गया। अब 27 से आगे हम ऊपर चलते हैं। सत्ताईस के बाद दोस्तों 28, हाँ यहाँ से बराबर अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए थे। आजीवक एक प्रकार का संप्रदाय हो गया था जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। देखिए अगला प्रश्न भी पूछ लिया गया, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। ये पहले महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में शिष्यता त्याग दी और एक अलग कोचिंग खोल ली अपनी। हाँ, अपना स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित कर दिया, जैसा कि आजकल होता है। इनका मत नियतिवाद का था, मतलब ये भाग्य में भरोसा रखते हैं, जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। भाग्य द्वारा प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना जो है भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ये जो है मजे में रहना पसंद करते हैं, नियतिवाद इसको कहते हैं। कुछ करना नहीं है, सब भाग्य के अनुसार होगा। तो मक्खली गोसाल इसी संप्रदाय से संबंधित थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? उदयन थे। जी हाँ, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, जी हाँ, हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु। और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की किसने? उदयन ने। और उदयन ने अजातशत्रु को मार के ऐसा किया साथियों, अपने पिता को मार के गद्दी हथियाई थी। यह शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही, याद रखना है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? फिर से वही सवाल, उदयन ने, उदयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस साथियों, ये जो वंश है हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि पिताओं को मार के बेटों ने सत्ता हासिल की थी। साथियों, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये ना केवल बिहार पीसीएस में पूछा जाता है बल्कि यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है। सब्जेक्ट वाइज जब हम लोग पूर्वालोकन देखते हैं तब ये सारे सवाल हम उसमें भी देखते हैं। तब ये मत सोचिएगा कि केवल और केवल बिहार पीसीएस वाले ही इसको देखें, सभी लोग देख सकते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तब लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखना है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। विश्व का साथियों, ये यूरोप वाले फर्जी ही ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि श्वेत व्यक्ति पर भार हो तुम लोग, तुम असभ्य हो। 6000-7000 साल पहले साथियों हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। जी हाँ, लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे साथियों। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? याद रखना है राजगृह थी, इसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था, याद रखना है। इसी का बेटा अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था दोस्तों? याद रखना है जीवक जो था उनका चिकित्सक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था, याद रखना है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश नाम था, याद रखना है। इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। सेंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की?
विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रो कोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। साथियों ये जो था उसके साथ आया था साथियों सिकंदर के साथ। साथियों ये विद्वान व्यक्ति था। सेंड्रो कोट्टस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकेटस के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि जस्टिन सेंड्रो कोट्टस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। इस तरह से केवल आप इसकी व्याख्या छोड़ दीजिएगा, उतना ही याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखना है। ब्राह्मी लिपि कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ये एक अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने साथियों एक गलती कर दी थी। जो देवा नाम पिए मिला था नाम, उसकी पहचान सिंहल के राजा तिस से कर दी थी, लेकिन बाद में जो है दीपांश और महावंश जो अनुश्रुतियां हैं श्रीलंका की, उसके अनुसार देवा नाम पिए जो है नाम वह अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम दोस्तों क्या था? इंडिका था। मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था साथियों, उन्हीं का समकालीन था। सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था। इंडिका का लेखक कौन था? फिर से वही मेगस्थनीज था। इसने क्या किया है दोस्तों? जो पाटलिपुत्र नगर था उसके प्रशासन के बारे में जानकारी दी है इस किताब में। मेगस्थनीज दूत किसका था? तो फिर सवाल के रूप में पूछ लिया गया है। सेल्यूकस निकेटर का था, याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था। फिर है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी मृत्यु जो है उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ब्राह्मण ने कर दी थी साथियों। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? याद रखना है जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन जो था साथियों शक शासक था, और इस अभिलेख में इसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। और इस पे साथियों और किसका उल्लेख है? स्कंद गुप्त के लेख भी इसी पर खुदे हुए हैं, ये भी याद रखना है। और ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों? खारवेल का। जी हाँ, खारवेल जो था चेदी वंश का शासक था और एक महान शासक था दोस्तों, और ये जो था जैन धर्म का अनुयायी था। और कलिंग में ये राज करता था। चेदी वंश महानतम सम्राटों में से एक था, लेकिन ये जो क्षेत्र था जहाँ पर ये अभिलेख मिला है वह कौन सा है साथियों? उदयगिरी पहाड़ी, जो कि उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर है। हाथी गुम्पा नाम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वहाँ से ये सारी डिटेल प्राप्त होती है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध दोस्तों किससे था? तो इन्होंने दिया है। चेद वंश का संस्थापक था कौन? महामेघवाहन। इसके बाद इस वंश का नाम भी महामेघवाहन पड़ गया। किसका? चेद वंश का। और इस वंश का सर्वाधिक शासक जो महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली था, वो खारवेल था, याद रखना है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है इसको। इनकी पुस्तक का नाम क्या? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सीधे सीधे पुस्तक के लेखक के रूप में भी सवाल पूछ लिया जाता है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया वह कौन था साथियों? स्कंदगुप्त। कैसे याद रखना है? हुड़ दबंग स्कंद, तो हुड़ों को स्कंदगुप्त ने हराया है, भगाया है, याद रखना है। किस प्रकार की भूमि को अपरहद कहा जाता है? याद रखना है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहद कहा जाता है। किस काल में कहा जाता था? गुप्त काल में, याद रखना है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी दोस्तों? 518 ईस्वी में की थी, याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक जो विकल्प होगा वह ए होगा। 515 से 520 के बीच में सुंग युन ने यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तब साथियों देखिए, जिसमें हा होगा वही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन और हुएन, तो हुएन सांग ने इसके समय में यात्रा की थी भारत की। और हुएन सांग का जो साथियों यात्रा वृत्तांत है वह CU की के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है।
कल्हड़ की पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और कल्हड़ जो थे जय सिंह के शासनकाल में, जय सिंह के समकालीन थे दोस्तों। ओदंतपुरा शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिहार राज्य में अवस्थित है, याद रखना है। ओदंतपुरा, इसको उदनापुर भी कहा जाता है, उदनापुर भी कहा जाता है इसको, शिक्षा का केंद्र था। और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की है, इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है ओदंतपुर या फिर उदनापुर। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? माफ कीजिएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था, याद रखना है। मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है किसको? कर्नाट वंश के काल को, याद रखना है। कब से कब के बीच? 1097 से लेकर 1325 ईस्वी के बीच। कर्नाट वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? तो याद रखना है हरि सिंह जो था वह अंतिम शासक था, तो याद रखना है इसको। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तब धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा जो है पूर्ण रूप से उद्धृत हो गई थी। इस समय जो था धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां और छोटे छोटे पंथ उभर गए थे और जाति प्रथा और कट्टर हो गई थी, कठिन हो गई थी। अब जो थी जाति व्यवसाय पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गई थी। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, एक ट्रिक बता दूं आपके लिए, RBPK/AK और अपान IMSIMB। कैसे याद रखना है? आर से मतलब राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में आयोजित हुई और शासक कौन था? अजातशत्रु था। और साथियों अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? बी से वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्ष, इस समय शासक कौन था? के से कालाशोक था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबकामीन ने की थी, सबकामनी या सबकामीर भी कहीं कहीं मिलता है। और तीसरी जो बौद्ध समिति है साथियों पी से पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय शासक कौन था? ए से अशोक था। और साथियों अध्यक्षता किसने की थी इस संगीत की? एम से मोगली पुतिस्तिस ने की थी। तीसरा कहाँ आयोजित हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति? के से कुंडलवन में, जी हाँ। और इस समय शासक कौन था? कनिष्क था। और इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, याद रखना है। संभवतः याद हो गया होगा। इस तरह का ट्रिक यदि याद करना पड़े तो कर लिया जाता है, क्योंकि इससे कई सवाल मिल जाते हैं और ये सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं दोस्तों, जरूर, इसलिए इसको रट जाइएगा। RBPK/AK/IMSIMB, बस इतना सा है, इसको रट लीजिएगा। कभी आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक सवाल हमेशा मिलेगा हर बार। फिर है इसमें सब वही सब बताया गया है, लेकिन आपको वही उतना याद रखना है। ट्रिक याद कर लीजिए, पूरा एकदम धज्जियाँ उड़ा देंगे इन सवालों की। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए वहीं से फिर से पूछ लिया गया। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए इस बार जगह पूछ ली गई है, राजगृह में हुई थी। देखिए वही सवाल, एकदम वो ट्रिक आप एकदम रट के उसको घोट के पी जाइए। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? फिर से वही पूछ लिया है, राजगृह में आयोजित हुई थी। बुद्ध के जीवन काल से संबंधित घटनाएं दी गई हैं और स्थान दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। तब आप लोग जान ही रहे होंगे, ऐसे ही कर दे रहे हैं। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सारनाथ में दिया था। निधन दोस्तों इनका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, शुक्र का मांस खाने से। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। कनिष्क ने बहुत बढ़ चढ़ के काम कर दिया था बौद्ध धर्म में। फिर ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोस्तों कहाँ थी? वैशाली में थी, ये भी याद रखना है।
क्योंकि पूरी वैशाली में थी। 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, 16 महाजनपद थे साथियों। 16 महाजनपद में 2 ऐसे थे जो बज्जी और मल्ल नाम के थे। ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलाते थे अपने यहाँ। बज्जी जो थे 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छे भी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। उन राज्यों में वैशाली भी था। तो बज्जी और मल्ल बड़े संघ थे, इनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो 2 ही याद रखने, बज्जी और मल्ल, दोनों में आधा आधा अक्षर है। बज्जी और मल्ल दोनों में ला ला और जा है, याद रखना है। तो दोनों लगभग मौसेरे भाई हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कराता है दोस्तों, कौन सा कराता है? अंगुत्तर निकाय। ये जो है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय साथियों, इससे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ऐसे ही एक जैन धर्म का ग्रंथ है, उसको कहते हैं भगवती सूत्र, वहाँ भी इनकी सूची मिलती है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके समय में हुई? गुप्त के समय में हुई। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना कराई थी। बौद्ध पीठ था, विश्वविद्यालय था, देश विदेश से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग भी यहाँ आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई दोस्तों? क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती की जा सके, इसलिए इसको लागू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने कराया था। कब कराया था भैया? 1575 में कराया था। और इसका मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थीं। पदाधिकारी का वरीयता क्रम, मतलब जो अधिकारी है वो किस क्रम का है, किस पद पर है, और उसका वेतन। दूसरा सैनिक उत्तरदायित्व, और तीसरा वेतनमान हो गया है। तब क्या था साथियों? सैनिकों इस व्यवस्था में राज्य में सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिए गए। मतलब अब जो है राज्य को कोई मतलब नहीं सैनिकों की भर्ती से, तो ये पूर्णतः जो है सैनिकों की भर्ती से संबंधित हो जाएगी। मनसबदारी पर था। फिर 68वां है साथियों, कथन और कारण दिया गया है। क्या है? 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही बात है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, यह भी सही बात है। लेकिन एकमात्र ये कारण उसके पतन का नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक और मुख्य कारण यह है कि मुगलों ने इस पर आक्रमण कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया था। साथ ही एक दूसरा और तब तक बन के तैयार हो गया था। पाल शासकों ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देना शुरू कर दिया था, इसलिए नालंदा का महत्व और घट गया था। तो एक तो मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, दूसरा विक्रमशिला की ओर लोगों का रुझान बढ़ गया, जो प्रमुख शासक थे पाल वंश के। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ दोस्तों? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी दी जाती है। और मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। मगध की राजधानी कौन सी थी? दोनों विकल्प सही हैं, ए और सी दोनों सही हैं। आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी इसकी, बाद में पाटलिपुत्र कौन लेके आया? उदयन लेके आया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए फिर से पूछ लिया गया है, तब इसमें ई मानेंगे साथियों। एक या एक से अधिक कौन कौन से हो जाएंगे? पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र तो बाद में भी थी, और किस तरह से किस लॉजिक पे इन्होंने किया है। चंपा को भी माना जा सकता है कुछ हद तक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो याद रखना है मौर्य वंश ने किया। सभी लोग जान रहे होंगे। शिशुनाग वंश का अंत करके जो है नंद वंश की स्थापना हुई, और 9 शासक हुए, और जो पहला शासक था उसको महापद्म नंद कहा गया। अंतिम शासक धननंद था। इसी को चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से मरवाया और मौर्य वंश की नींव डलवाई। बस हो गई कहानी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है दोस्तों? विशाख दत्त हो गए हैं। इनकी रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। इनकी दोस्तों एक और रचना है, वह कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। एक अभिसार वंचित का, ये ज़्यादातर नहीं पूछी जाती क्योंकि यह अप्राप्य है। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस किसकी हैं? विशाख दत्त की रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिरसल और कुलहीन भी कहा गया है। पीजीटी, टीजीटी या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, हालांकि यूपीपीसीएस में अभी तक नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था?
धनानंद था। जी हाँ, सिकंदर के समय में था, धनानंद था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था साथियों, किसका बना था? लकड़ी का बना था। याद रखना, लकड़ी का बना था। पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हराहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन दोस्तों किसने किया था? तो याद रखना, शिवाजी ने किया था। एक प्रकार की मंत्रि परिषद थी, लेकिन इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे वो बाध्यकारी नहीं थे। इन्हें क्या क्या नाम दिए गए थे? इन्हें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश वगैरह इसमें शामिल थे। और निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दोस्तों? तब चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखना है। अभिलेख जिससे अप्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, तब वह कौन सा अभिलेख है दोस्तों? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। याद रखना है, यही संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। और रुद्रदामन जो है साथियों शक शासक था। और क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ पर सुदर्शन झील बनवाई थी। इसका उल्लेख भी वहीं पर है, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। और पुष्यगुप्त था कौन? इसका गवर्नर था सौराष्ट्र प्रांत का। किसके अधीन? चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन। बाद में साथियों अशोक के गवर्नर तुषास्प ने इस झील का फिर से निर्माण करवाया। फिर है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था दोस्तों? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था अशोक के साम्राज्य में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? देखिए फिर से वही सवाल रिपीट होके आ गया, RBPK अपान AK अपान MSMB, तीनों। ऊपर राजा है, ऊपर स्थान है साथियों, नीचे राजा है और उसके नीचे अध्यक्ष। एकदम रट जाइएगा उसको। कई सवाल आपको, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जाती जिसमें एक ना एक सवाल पूछा नहीं जाता। बिरले ही जाती है एक आध परीक्षा जिसमें नहीं पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लोग रटते रटते थक जाते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है दोस्तों, कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया। शिलालेख जो शिल के ऊपर खोद के लिखे जाते थे, दूसरा स्तंभ लेख जो खंभों के ऊपर लिखे जाते थे, तीसरे गुहा लेख, बोले तो गुफाओं में लिखे जाते थे। फिर है दोस्तों, निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जब सवाल पूछ लिया जाता, खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश दोस्तों क्या था? मूल संदेश जो था सारा कुछ था, शांति एवं अहिंसा थी, बड़ों का सम्मान था, माता पिता का आदर था, राजा के प्रति वफादारी थी, राजा को पिता के समान, और राजा को, प्रजा को जो है राजा को पिता के समान समझना चाहिए, और राजा जो है प्रजा को अपनी संतान के समान समझे। ये सब नैतिक बातें अशोक के धम्म में दी गई थी। ये एक नैतिक आचार संहिता थी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बोला था दोस्तों, भाब्रू स्तंभ। जी हाँ। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। प्रियदर्शी बोले तो एकदम जिसका दर्शन प्रिय हो, प्रियदर्शी कहा जाता है। देवा नाम पिए प्रियदर्शी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों? आर्थिक जीवन पे नहीं डाला गया है। यहाँ पर अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से मत लगाइएगा जो अब चलन में है, राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? पुनः देखिए, आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, ये तो सीधे सीधे हो जा रहे हैं। और दूसरा विदेश नीति भी हो जा रही है। तीसरा धन संचय। जी हाँ, भाई जो सप्तांग सिद्धांत में धन को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। देखिए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र जो हैं एक राज्य के लिए आवश्यक हैं, मूलभूत हैं, इनकी बात की गई है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है दोस्तों? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, कारीगर, पशुपालक, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। याद रखना है, पूछ लिया जाता है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें? मेगस्थनीज की इंडिका में 7 वर्गों का, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखी है दोस्तों? इसका लेखक
ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। इससे रोम के साथ, इस पुस्तक में जो है रोम के साथ भारत के व्यापार का उल्लेख किया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दोस्तों, इंडिका है। अभी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। 6 समितियों के माध्यम से संचालन होता था शासन का, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इन 6 समितियों में प्रत्येक में कितने सदस्य होते थे? 5। तो टोटल कितने सदस्य जो थे शासन करते थे? 30 सदस्य। कभी कभी समितियों की संख्या पूछ ली जाती, खासकर टीजीटी पीजीटी में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया पाटलिपुत्र को। यहाँ पर उदयन नहीं दिया गया है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को करना है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग, माफ कीजिएगा मूत्र कर दिया, मूत्र कह दिया पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर और फिर बिम कैडिफिसस। जी हाँ, कुषाण शासक जो था बिम कैडिफिसस, इसी ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू करवाया। कला की गांधार शैली निम्न समय में फैली फूली। कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली फैली फूली और मथुरा शैली भी फली फूली, याद रखना है। गांधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित थी। जी हाँ साथियों, क्योंकि इस समय यूनान के कलाकार भी आ गए थे भारत में सिकंदर के साथ, तब उनके साथ मिक्सअप हो गया भारत के लोगों का। तो जो गांधार में जो लोग निवास कर रहे थे कलाकार, वो जो है उनके साथ मिले जुले और उनकी चीज़ों को एडाप्ट कर लिया, तब यूनानी कला जो है गांधार कला से प्रेरित हो गई। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की दोस्तों? फिर से देखो वही सवाल, बहुत काम का है ट्रिक दोस्तों, पुनः उसको दोहराऊंगा। RVPK अपान AK अपान MSMB। तब कनिष्क ने आयोजित की थी, याद रखना है। शुंग वंश, बड़ी बड़ी व्याख्याओं से बच जाएंगे अगर वो तीन लाइनें याद रखेंगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? उसको लिख के दीवार पर चिपका दीजिए, एक सवाल वहां से बनना है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कंडव वंश ने राज किया साथियों। शुंग वंश, पुष्यगुप्त शुंग ने उसकी स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और उसका अंतिम राजा देवभूत था, ठीक है। वासुदेव ने उसको मार डाला, उसी के मंत्री ने उसको मार डाला, और इसी वासुदेव ने जो है कंडव वंश या फिर कंडव या कंडवायन की स्थापना की। ये भी ब्राह्मण ही था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है दोस्तों किससे? फिर से देखिए, हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी दोस्तों? याद रखना है, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जी हाँ, समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सामना नहीं कर पाए ये अच्छे से, और इस कारण इसके भाई ने, जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसको टपका दिया और उसकी पत्नी से ही विवाह कर लिया। ध्रुव देवी नाम था। 99। बड़ा ही विचित्र लोग थे पहले के। संबंधों, जैसे जैसे व्यक्ति दोस्तों सभ्य हुआ है, वैसे वैसे संबंधों में मजबूती आई है। तो निरंतर हम लोग जो हैं सभ्य होते जा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग असभ्यता का परिचय दे देते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे पूर्वज इतने असभ्य थे, धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करके आज हम लोगों ने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। ये हमारे लिए उपलब्धि से कम नहीं है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों? गुप्त काल की विशेषता थी। क्रमिक पतन मतलब धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर जो था दोस्तों, हुएनसांग के आगमन तक गांव बन गया था, इतना तेजी से पतन हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन कौन से, इनमें 2 से अधिक किए जा रहे थे। कल्याण भी किया जा रहा था, भड़ौच भी किया जा रहा था, ताम्रलिप्त भी किया जा रहा था, कैम्बे भी किया जा रहा था। ताम्रलिप्त जो है साथियों पश्चिम बंगाल के आसपास का था, भड़ौच जो है गुजरात में स्थित था, और ये पश्चिमी तट पे स्थित थे दोनों। कौन? कल्याण और कैम्बे, याद रखना है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? दिया था नहीं होगा, दिए थे। गुप्त वंश ने दिए थे दोस्तों, और उल्लेख मिलता है इनके लेखों में। और कैसे साथियों ये बात मजबूत होती है कि ये ब्राह्मणों की ओर ज़्यादा झुके थे, क्योंकि इनका जो साथियों राज्य
चिन्ह जो था वो गरुड़ था। गरुड़ जो है भगवान विष्णु की सवारी भी होती है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर दोस्तों कितनी थी? याद रखना है, उपज का 6वां भाग। ज़्यादातर यही थी हर हर काल में, हर वंश में। तो 1/6 जहाँ भी मिले तुक्का भी मार देना, तब सही हो जाएगा। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भागकर कहा जाता है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भागकर कहा जाता है। 103 भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तब याद रखना है, गुप्तों की देन अत्यधिक थी। अभी हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि विष्णु का वाहन गरुड़ जो था वह इनका राज चिन्ह था। और विष्णु के उपासक कौन थे? ब्राह्मण थे, तो गुप्त भी बन गए। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। जी हाँ, भारत के गणितज्ञ और खगोलविद थे ये। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भी बात बताई थी। इसके साथ ही पाई की भी खोज इन्होंने ही की थी, 22/7 जिसकी वैल्यू होती है 3.214। और ये गणितज्ञ भी थे दोस्तों। इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? इनमें से कोई भी नहीं जाना जाता है। जी हाँ साथियों, सुश्रुत शल्यक्रिया के जनक थे दोस्तों। ये जो हैं 600 ईसा पूर्व थे। सुश्रुत शल्यक्रिया से संबंधित थे। ये काशी के रहने वाले थे और इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसे ही शौनक जो थे वो ऋग्वेद काल में ऋषि थे। तो इनमें से एक भी नहीं है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सभी को पता होगा, पुष्यभूत ने की थी। पुष्यभूति ने। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक बना। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नालंदा में किया था। नालंदा हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। नालंदा बिहार में स्थित है और इसके कुलपति जो थे शीलभद्र थे, ये भी याद रखना है। नालंदा और विक्रमशिला से सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर दोस्तों कौन सा था? मथुरा था। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। कभी बाण निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र साथियों बर्तनी में भी पूछ लिया जाता है हिंदी में, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। कुछ लोग टा में भी मात्रा लगा देते, नहीं, पाटलिपुत्र। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक जो हैं दोस्तों बाणभट्ट की रचनाएं हैं और ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण दोस्तों कब किया था? इनमें से एक भी नहीं था। न 405 में किया था ईस्वी में, न 635 में, न 637 में, बल्कि 671 या 72 में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया था। फिर है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में इसने भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग जो है साथियों, हा है उसके शुरू में, हा से प्रारंभ होता है ह्वेनसांग का नाम, तो वह हर्षवर्धन के समय आया था। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुमारगुप्त थे। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था साथियों जावा सुमात्रा से था। ताम्र लेख मतलब साथियों तांबे के एक पत्र पे लेख उत्कीर्णित रहते थे। उनमें बताया गया है कि बिहार के राजाओं का संबंध था जावा सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया की बात हो रही है, मलेशिया की बात हो रही है, उन लोगों से इनका संबंध था। पाल वंश का शासक देवपाल जो था बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। उसे परम सौगत भी कहा जाता था। उसने जावा के शैलेंद्र वंश के शासक को अनुमति दी थी एक बौद्ध विहार बनाने की। कहाँ? नालंदा में। ये भी पूछा जाता है किसने अनुमति, किस राजा से अनुमति मांगी थी और किसने दी थी? तब वह कौन था? देवपाल ने अनुमति दी थी नालंदा में बिहार बनाने की। सुवर्ण भूमि का वह राजा, देखिए फिर से वही बात हो रही है,
सुवर्ण भूमि उसी को कहा जाता है, जावा सुमात्रा को, इंडोनेशिया को, जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तब शैलेंद्र वंश का शासक जो था साथियों, उसका नाम था, सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने, उसका नाम बालपुत्र देव था। तो बालपुत्र देव शैलेंद्र वंश का शासक था। इसी ने विनती की थी कि हमको नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा दी जाए और रखरखाव हेतु दूतों को वहाँ पर बिठाया जाए, रखा जाए और उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक दशाएं मुहैया कराई जाए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण दोस्तों क्या थे, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बख्तियार खिलजी जो कि तुर्क मुस्लिम था, उसने अटैक भी किया था। साथ ही दोस्तों उस समय विक्रमशिला भी बन गया था, तो पाल शासकों का झुकाव उस ओर भी हो गया था, इसलिए ये अब नज़रअंदाज होने लगा था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी दोस्तों कौन थे? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव का मंदिर इनमें महत्वपूर्ण है। 1000 BC 1000 AD के आसपास इसका निर्माण हुआ था, खजुराहो के मंदिरों का। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक दोस्तों कौन थे, ये पूछ लिया जाता है। धर्मपाल इसके संस्थापक थे, धर्मपाल। और विक्रम भागलपुर, विक्रम भागता है साथियों, आपने टेम्पो देखा होगा, उसको विक्रम कहते हैं, तो विक्रम भागलपुर जिले में है। धर्मपाल ने इसकी स्थापना कराई थी। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ साथियों? कदम्ब वंश का उल्लेख नहीं हुआ। बाकी चोल, चेर, पांड्यों तीनों का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है, और वह साहित्य जिस काल में लिखा गया उसी को संगम काल कहते हैं। और नाम से विदित होता, संगम का मतलब कवियों का और जानकारों का एक संगम हुआ, और उस संगम में जो है साहित्यों का संपादन किया गया, और इस काल को संगम काल कहा गया। तो चोल, चेर, पांड्यों ने इसको बढ़ावा दिया। तो चोल, चेर, पांड्य जो है संगम काल से संबंधित हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था दोस्तों? उरैयूर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए ये विख्यात था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर था उरैयूर, और ये जो था चोलों की राजधानी भी था, और कपास और सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, विशाख दत्त जी हैं। फिर पृथ्वीराज रासो के लेखक दोस्तों कौन है? चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहते हैं। चंद्रबरदाई इन्हीं के दरबारी कवि थे। स्वप्नवास बदत्ता के लेखक कौन है दोस्तों? भास हैं। महाकवि भास को स्वप्नवास बदत्ता का लेखक कहा जाता है। स्वप्नवास बदत्ता जो है एक नाटक है। इसके अतिरिक्त बालचरित भी इनका एक नाटक है, चारुदत्त भी इनका एक नाटक है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो याद रखना है कालिदास ने लिखा है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो याद रखना है भारवि ने लिखी है। किरातार्जुनीय जो है भारवि ने लिखी है, और इसमें जो है महाभारत की कथा वस्तु को दर्शाया गया है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्नो जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। बाकी सारे जो स्रोत हैं वह सब व्यापारिक मार्गों का कहीं ना कहीं उल्लेख करते हैं, चाहे जातक कहानियाँ हो, चाहे संगम साहित्य हो, लेकिन मिलिंद पन्नो जो है वह व्यापारिक मार्गों से संबंधित नहीं है। मिलिंद पन्नो में साथियों क्या हुआ है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो यवन शासक मेनांडर था उनके बीच जो वार्तालाप हुआ वह जो है मिलिंद पन्नो में वर्णित है, उल्लिखित है। मिलिंद पन्नो नागसेन द्वारा लिखित है, याद रखना है, पाली भाषा में लिखा गया है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? बाणभट्ट ने लिखी है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है। हर्षचरित इन्हीं की रचना है, और कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है, बाणभट्ट की। चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? विजयालय जो था चोल वंश का संस्थापक था। और तंजौर के शैव मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है चोल शासक राजराज के समय में हुआ था, ये याद रखना है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? चोल काल जो है ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत पूछा जाता है सवाल ये।
स्थानीय प्रशासन के लिए भी प्रसिद्ध था, ये भी कह सकते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल शासक। देखिए फिर से रिपीट कर दिया है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे दोस्तों? गोपुरम कहलाते थे, याद रखना है। ऊंचे ऊंचे मंदिर थे दोस्तों। दक्षिण की फिल्मों में आप लोग देखते होंगे, बहुत ही विशाल मंदिर रहते हैं और एक परकोटे से घिरे रहते हैं, और उस परकोटे में जो है विशाल भव्य द्वार बने होते हैं, उन्हीं को गोपुरम कहा जाता है, याद रखना है। यही सब व्याख्या में दिया गया है। इसीलिए फिल्में जो हैं समाज का दर्पण होती हैं। दक्षिण की संस्कृति को देखना है तो दक्षिण की फिल्में भी देखा करिए। और ये साथियों प्राचीन भारत का इतिहास जो है पूरा कंप्लीट हुआ। जितने भी सवाल पूछे गए थे सब आपको कवर कराए हैं 2022 तक, और आपको बेहतर लाभ मिलेगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी। और मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन हाँ, PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रयास था, जो भी सुझाव हों दीजिएगा। स्वागत है सभी का। धन्यवाद।